तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि मैं उस क्लासेस में पहुंच चुकी हूं जहां पर आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस इन बच्चों को दी जा रही है और अन्य शिक्षा या सामान्य समाज में समायोजित नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए हमारा प्रयास रहता है कि हम क्या कर पाएँ। किस तरह का काम सिखाती हैं आप ऐसे स्टूडेंट? हाँ, क्या? वो दिया बनाते हैं। अपने नाम पे भी रिएक्ट नहीं करता था, लेकिन अब चीज़ें इम्प्रूवमेंट में है। मुझसे ऐसे बच्चों को शिक्षा दी है जो कि मानसिक रूप से दिव्यांग हैं। फ्लावर पॉट है जो इसको एक कलर करते हैं और इसको निखारते हैं बनाने के लिए। यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में आने पर इम्प्रूवमेंट। नमस्कार, आज हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे स्कूल में जहां पर एक शिक्षक मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों को जो है वो ट्रेनिंग देते हैं। और आज हम बात करेंगे इस स्कूल की जो सचिव हैं डॉक्टर नीला, उनसे भी, और बहुत सारी जानकारियाँ आपके सामने देंगे क्योंकि शिक्षक दिवस का अवसर है और ऐसे बच्चों को ढूंढना, उनसे बात करना, उनको शिक्षा देना कितना कठिन है, ये आज की पूरी न्यूज़ में आप देखेंगे। तो तब तक आप आइए, पहले हम उन बच्चों को दिखाते हैं और देखते हैं कि वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में। जैसे कि आप देखिए, ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये जो है अपने जो काम में है कितने अच्छे तरीके से माहिर हैं। और देखिए, कुछ ना कुछ जो है वो मानसिक रूप से भले कमज़ोर हों, लेकिन उनको आत्मनिर्भर बनाने का पूरा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। अलग अलग प्रकार के जो स्टूडेंट हैं कोई ना कोई काम में बिज़ी हैं और ये उनके टीचर्स हैं जो कि पूरे लगन और निष्ठा के साथ उनका काम जो है। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि मैं उस क्लासेस में पहुंच चुकी हूं जहां पर आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस इन बच्चों को दी जा रही है और इनसे मैं बात करने की कोशिश भी करूंगी, जैसा कि अभी मैम ने बताया था। क्या नाम है बेटा आपका? मयंक प्रताप सिंह। मयंक? हाँ। अच्छा, मयंक कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, ये क्या बनाया आपने? ये गिलास है, इसको कलर किए हैं। अच्छा, गिलास को कलर आपने किया है? हाँ मैम। अच्छा, यहाँ अच्छा लगता है पढ़कर? हाँ, ठीक लगता है। ठीक लगता है। अच्छा, देखिए, जैसा आप देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट्स ही अभी नए नए हैं। मैं जैसा कि मैम ने बताया, यहाँ पर कुछ बच्चे पहले से भी आ रहे हैं। इनमें से कुछ बच्चों से बात करूँगी। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम नाम है? हाँ। अच्छा पूनम, यहाँ पर कितने दिनों से आ रहे हो आप? 4 साल से। 4 साल से आ रही हो? हाँ। क्या क्या सीखा यहाँ पर? कुछ सीखी है? हाँ, क्या? वो दिया बनाते हैं हाँ। और ये बनाते हैं। इसका क्या नाम है? क्या बना रही है? नाम है बरस। हाँ? अच्छा, आपका क्या नाम है? क्या नाम है? सीमा? अच्छा, क्या बना रही है सीमा? पर्स बना रही है? अच्छा, ये अभी नहीं बोल पाएंगे तो मैम का। दोस्तों, शिक्षक क्या होता है? शिक्षक वो होता है जो हमारे जीवन से अंधकार को मिटाकर प्रकाश की लौ जलाता है। और ऐसे ही एक गाथा, एक स्टोरी लेकर के आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो आज हम आपके सामने एक ऐसी संस्था के बारे में बताने जा रहे हैं, ऐसे शिक्षक के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि सालों से निरंतर ऐसे बच्चों को शिक्षा दी है जो कि मानसिक रूप से दिव्यांग हैं, जिनको सोचने समझने में, कैप्चर करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो वैसे तो स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो हमें जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ हद तक सक्सेसफुल लाइफ जीते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स के टीचर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले समय को व्यर्थ ना करते हुए हम आपका परिचय कराते हैं डॉक्टर नीला से। तो डॉक्टर नीला जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। तो मैम, सबसे पहले तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, मैं डॉक्टर नीला विशालक्ष्मी बापटला, ये मेरा पूरा नाम लंबा सा है लेकिन आप मुझे डॉक्टर नीला कह सकते हैं। और मैं पेशे से मनोवैज्ञानिक हूँ और साथ में हमारी एक संस्था है मणि मेमोरियल सोसाइटी, उसकी सचिव हूँ और वर्कशॉप्स भी चलाए जाते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पर आप ऐसे बच्चों को शिक्षा देती हैं जो कि बोल नहीं पाते हैं, जो लिख नहीं पाते हैं, जो नॉर्मल नहीं होते हैं, उनके बारे में थोड़ा। जी, यहाँ पे जो संस्थागत हम लोगों की कार्यशाला है उसमें हम लोगों का वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, व्यावसायिक शिक्षण क्रिया चलती है, जिसमें कि हम लोग 13 वर्ष से लेकर के
उनकी उम्र को अभी हम लोगों ने निश्चित नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास ऐसी व्यवस्था है कि हम बड़े लोग भी आते हैं तो उनके लिए व्यवस्था बना सकें। जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, मानसिक रूप से दिव्यांग हैं, या यूँ कह लीजिए कि मतलब किसी भी तरह से वो सामान्य शिक्षा या सामान्य समाज में समायोजित नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए हमारा प्रयास रहता है कि हम क्या कर पाएँ उनके लिए। तो उनके लिए हम लोगों का पूर्व व्यावसायिक और व्यावसायिक शिक्षण, ये 2 भागों में बटा हुआ कार्यक्रम चलता है। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा वो होती है जिसमें कि हम लोग व्यवसाय के लिए तैयार कर रहे होते हैं, और वो 13 से 18 साल तक के बच्चों के साथ में हम लोग क्रिया करते हैं। और फिर 18 साल से जो ऊपर के बच्चे होते हैं, या यूँ कहें युवा होते हैं, तो उनके लिए हमारा जो कार्य है वो व्यावसायिक शिक्षण का होता है। और इसमें कुछ बच्चे ऐसे आते हैं, क्योंकि दिव्यांगता अपने आप में जो है एक सीमा को बांधे हुए रहती है, असीमित भी होती है लेकिन सीमा को बांधे हुए भी रहती है। ऐसे भी होते होंगे कि जो देखने में तो भले वो बड़े हो गए, लेकिन उनका जो दिमाग है, जो उनका एज है, वो अभी बचपने में ही टिकी हुई है। जी, ऐसा भी है। और साथ में ऐसा भी है कि बहुत सारी फिज़िकल लिमिटेशंस होती हैं, या फिर उनके मानसिक सीमाएं भी होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक अच्छा ऐसा काम कर लेते हैं वो कि वो बहुत में समायोजित हो सकते हैं। अभी तक कितने वर्षों से ये काम आप कर रहे हैं? देखिए, व्यवस्थित रूप से अगर देखा जाए तो 2019 से ये काम यहाँ पे शुरू हुआ है शेल्टर्ड वर्कशॉप के रूप में, क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चे आते हैं सुबह 9 बजे से 4 बजे तक, और वो अपना काम सीखते हैं और उसके बाद घर जाते हैं, घर में अपनी व्यवस्था देखते हैं। किस किस तरह का काम सिखाती हैं आप ऐसे स्टूडेंट्स? जी, यहाँ पे जो युवा या बच्चे आते हैं, जैसे मैंने कहा कि 13 साल से लेकर के एक एज लिमिट अभी हम लोगों ने निर्धारित नहीं किया हुआ है, वो 13 से 18 और 18 से ऊपर के बच्चे। तो जब व्यावसायिक शिक्षा या पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की बात आती है तो उसमें जैसे कहते हैं ना, टॉप टू बॉटम, हाँ, सिर से लेकर के पैर तक का। पहले तो अपना कैसे सुरक्षित रहना है, अपने आप को कैसे तैयार करना है कि समाज में वो खड़े हो सकें, अपने आप को एक, जैसे मुझे ये आपने परिचय पूछा तो मैंने आपको परिचय दिया अपना, तो एक परिचय दे सकें, और उसके साथ में अपने आप को खड़ा करने के लिए कोशिश करने लगते हैं। जैसे आप हमारे यहाँ कुछ बच्चों को देख सकते हैं, जैसे पूनम नाम की एक बच्ची है, रेशमा नाम की एक बच्ची है, अभी मयंक हैं, जो कि पहले अपने से आते जाते नहीं थे, तो उनके पेरेंट्स, क्योंकि वो थोड़ा सा आँखों से भी जो है पार्शली दिव्यांग हैं, तो उनके लिए ये था कि वो अपने से आ जा नहीं सकते थे। माता पिता बहुत चिंतित थे उनके लिए कि कैसे आएंगे जाएंगे, ठीक है हम लोग पहुंचा देंगे, हम लोग लेने के लिए आएंगे, लेकिन उनको जो है थोड़ा सा ऐसे ट्रेनिंग दिया गया कि भाई आपको अपने से जाना है, आना है, और उसके बाद धीरे धीरे करके अब वो अपने से जाते हैं, आते हैं। फिर आपने ट्रेनर भी रखा होगा उन बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए? जी, ट्रेनर रखा हुआ है। यहाँ पे हमारे जो है एक सामान्य शिक्षा को हैंडल करती हैं एक जना, एक हमारे पास रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक के रूप में मैं हूँ, उसके अलावा एक मिथिलेश कुमार हैं जो कि हमारे यहाँ जो है आपके स्किल ट्रेनर के तौर पे काम करते हैं। तो वो आर्ट एंड क्राफ्ट का पूरा वर्क जो है बच्चों को सिखाने के लिए, और हमारे जो टीचर्स कुछ प्लान करते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करने में उनकी मदद करने के लिए काम में आते हैं। हम हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आपने एजुकेशन, आपने जो पढ़ाई है वो कहाँ से की, और किन किन उपलब्धियों से आपने, क्योंकि मैंने कई अवार्ड्स आपके देखे हैं यहाँ पर रखा हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को शॉर्ट में बताइए। जी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो क्लास 6 से लेकर के 12 तक कमच्छा में वसंत कन्या महाविद्यालय में हुई है, जहाँ की मैं हमेशा ऋणी रहूँगी। और उसके बाद मेरी जो पूरी शिक्षा है, ये कहूँ कि स्नातक से लेकर के जो हमारा रिसर्च स्कॉलर रही हूँ मैं BHU की, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय मालवीय जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँ कि स्नातक से लेकर के जो हमारा रिसर्च स्कॉलर रही हूँ मैं BHU की, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय मालवीय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है एक्चुअल में मालवीय जी के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं वहाँ पे मैंने शिक्षा ग्रहण की अपनी। और रिसर्च के दौरान एक अवश्य बात कहूँगी, आपने टीचर्स डे के बारे में कहा इस वजह से कि हमारे जो सुपरवाइज़र रही हैं रिसर्च के दौरान वो अंजना मुखोपाध्याय मैम,
डॉक्टर रंजना मुखोपाध्याय, जो कि प्रोफेसर होकर रिटायर हुए, कहीं अभी लखनऊ में हैं इस समय, लेकिन मैं जीवन पर्यंत उनकी ऋणी रहूँगी कि उन्होंने जो व्यावहारिक रूप में समाज में मनोविज्ञान का एक तरह से कहना चाहिए कि क्या उपयोगिता है, वो उन्होंने बताया। और व्यक्ति अक्सर जब बात होती है किसी को कोई मानसिक टेंशन होती है या वो मानसिक रूप से परेशान होता है, तो ये कहते हैं कि तुम साइको हो, तुम साइको हो, मजाकिया लहजे में उनको जो है वो चिढ़ाया जाता है। तो इस पर आप क्या कहेंगी कि ये मतलब क्यों ऐसा इतना हीन प्रभाव क्यों देखा जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि समाज में एक धारणा है कि जो एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में बीच में नहीं आता वो बेकार है। चाहे वो आगे आ रहा है, मतलब प्लस में जा रहा है तो भी वो बेकार है, और वो माइनस में जा रहा है तो भी बेकार है। जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल जैसे बोलते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो बच्चे, नॉर्मल क्लासरूम में एडजस्ट नहीं हो पाते, तो उनको भी हम कहते हैं कि अरे ये तो बहुत उधम मचाता है, बहुत मतलब बदमाशी कर रहा है, इसको तो संभालना बड़ा मुश्किल है, ऐसा करके बात करते हैं, क्योंकि हम उनके रिदम से नहीं चल रहे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे जो होते हैं, तो अगर उनके रिदम से नहीं चलेंगे तो वो कुछ भी हमारे हिसाब से तो नहीं कर पाएंगे एटलीस्ट, क्योंकि उनके रिदम से चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरह से हमारे बॉलीवुड में भी कई ऐसी मूवी आई है, चाहे हम बात कर लें अभी हाल ही में सितारे ज़मीं पर आई थी, तारे ज़मीं पर आई थी, ऐसी कई सारी मूवियाँ हैं। तो सितारे ज़मीं तो कहीं ना कहीं आपके संस्था से मैच करती हुई मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसे कुछ स्टूडेंट्स को आप भी ट्रेन कर रहे हैं। तो कहना क्या चाहेंगे कि इस तरह की मूवियाँ आने के बावजूद जो हमारे समाज का जो नज़रिया है वो बदलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, उसको बदलने के लिए क्या कुछ आप लोग प्रयासरत हैं, किस तरह से आप लोग कार्यरत हैं, कैसे आप उन स्टूडेंट्स को अपने जो आजकल के जो समाज है उसमें मैच करने के लिए तैयारी करती हैं, उनका कहाँ कितने स्टूडेंट अब तक सक्सेस हुए हैं आपकी संस्था से? जी, जो आप पूछ रहे हैं उसके हिसाब से देखें तो 4 सवाल एक साथ मैंने पूछ लिया है। मूवीज़, पहले मूवीज़ के बारे में बात करते हैं। मूवीज़ जो आ रही हैं वो जनता को जागृत करने के लिए सही हैं, लेकिन अब जनता उसको किस रूप में लेती है वो उस पर भी निर्भर करता है कि बदलाव कैसा आ रहा है। क्योंकि हम केवल एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं या अपने सुविधाजनक तरीके से भाई देख लिया फिर उसको छोड़ दिया, उस तरह से जाते हैं, जो कि हम शायद ज़्यादातर मूवीज़ के साथ में ऐसा करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे कि हमारा ध्यान आकर्षित होता है, तो मूवीज़ में बहुत प्रयास तो किया गया है आकर्षित करने का, लेकिन कहीं ना कहीं से वो भी अपने दायरे में बंधे होते हैं, जिसकी वजह से वो उन सारी चीज़ों को वहाँ पे पेश नहीं कर पाते। क्योंकि ठीक है, परेशानियाँ हो रही हैं ट्रेनिंग देने के दौरान, लेकिन वो शायद वो सारी परेशानियों को वहाँ पे कवर अप नहीं कर सकते। जब हम वास्तव में कार्य कर रहे होते हैं तो हमें समझ में आता है कि कितने पानी में हम हैं और कितने पानी में बच्चा है और कितने पानी में पेरेंट्स हैं और कितने पानी में टीचर्स हैं। मतलब इतने लोग जुड़े हुए रहते हैं एक बच्चे के साथ में, तो अगर कहीं भी किसी भी एक पोल में प्रॉब्लम हुई तो वो पूरे बच्चे के ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रॉब्लम बन जाती है। तो कहीं ना कहीं से समाज के लोग, अगर जैसे यहाँ पे पूरा तैयार करके भेजा गया कि जो भी आपको कोई पूछ रहा है कुछ तो आप उसका जवाब देना है अच्छे से। अब समाज में जाते हैं, एक बार में किसी की आवाज़ नहीं पहुँच पाई दूसरे तक, अरे पता नहीं क्या बोल रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा करके वो समझने की कोशिश नहीं करते उन बच्चों को, वो हट जाते हैं वहाँ से। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का जो एक मोरल है, मनोबल है, वो बहुत डाउन हो जाता है। फिर दूसरे दिन हमारे पास आता है बच्चा तो वो उतने ही डिप्रेशन में नज़र आता है कि नहीं, हमको तो समाज के लोग समझ नहीं रहे हैं, हमें तो हमारे परिवार में भी समझा नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे। तो वो उसका क्या होता है ना कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक तरह से थोड़ी थोड़ी रुकावट आना शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं से इस रुकावट से हमें अगर उबरना है तो उस बच्चे से जुड़ी हुई जो पूरी टीम है, उस टीम में देखिए एक मनोवैज्ञानिक भी आता है, एक शिक्षक भी आता है, एक विशिष्ट शिक्षक भी आता है, और एक जो है स्किल ट्रेनर भी आता है, एक मनोवैज्ञानिक का जो एक यूँ कहूँ कि सॉफ्ट कॉर्नर भी आता है। अपने यहाँ के बच्चों को ट्रेन भी करती हैं और उन्हें अपॉइंट भी करती हाँ, क्योंकि अभी पूनम हमारे यहाँ जो है एक तरह से ये जो डोमेस्टिक वर्क है उसको ऑलमोस्ट ऑल मतलब जो स्टूडेंट्स यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के जाते हैं, और तो उनको किस तरह का काम मिलता है? अभी कितने बच्चे काम कर रहे हैं? देखिए, अभी मैं यहीं पे आपको बताना चाहूँगी कि अभी हमारे यहाँ से पूरी तरह से बाहर गए हुए बच्चे नहीं हैं, एडजस्ट हुए बच्चे नहीं हैं, जो कि हमारे यहाँ स्किल ट्रेनिंग के लिए आए थे और
ट्रेनिंग करने के बाद कहीं और एडजस्ट हुए हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जैसे पूनम और रेशमा, जो मैंने बताया कि पुरानी बच्चियाँ हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, डोमेस्टिक स्किल से स्टार्ट करते हैं और उनको योग वगैरह की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद जो है स्किल ट्रेनिंग में आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप्स कराए जाते हैं, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है उनको। तो हमारे यहाँ ऐसे भी रेशमा वगैरह ये सब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं स्पेशल ओलंपिक गेम्स में, जो जोनल गेम्स होते हैं उसमें। तो उसमें मेडल भी मिले हुए हैं हमारे बच्चों को, आपके देखने को मिलेगा आपको। तो वो मेडल्स मिले हुए हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स के अलावा जो है, जैसे ये डोमेस्टिक स्किल अच्छे से सीख लिया इन्होंने, तो अब बाहर में कहीं जाना है तो एक हैरासमेंट वाली बात हो जाती है उनके लिए कि वो रिस्पेक्ट तो मिलेगी नहीं, पहली बात, और दूसरा उनको उतने अच्छे ढंग से अभी एडजस्ट नहीं किया जाएगा अगर केवल इस डोमेस्टिक स्किल बेसिस पे उनको कहीं पे एकोमोडेट करने वाली बात आई तो। और जैसे वो एज वाइज तो सही हैं, 18 अबव हैं, लेकिन फिर भी समाज में अगर सम्मान के साथ में जीना है तो आपको उस स्तर पे एटलीस्ट जाना पड़ेगा जहाँ पे कि आप अगले की मंशा को थोड़ा बहुत समझ सकें कि ये हमको हैरास करना चाहता है या हमारे स्किल को यूटिलाइज़ करना चाहता है। तो स्किल का यूटिलाइजेशन अगर नहीं समझ में आ रहा है समाज को तो हम साइड रख देते हैं। नीला मैम, एक अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछेंगे कि पूरे बनारस में अभी ज़्यादा लोग आपकी संस्था के बारे में नहीं जानते हैं, और ऐसा नहीं है कि बनारस में किसी न किसी एक घर में तो ऐसे बच्चे मिल ही जाएंगे जहाँ पर उनको इस तरह की संस्था की ज़रूरत होगी, इस तरह के टीचर्स की ज़रूरत होगी। तो अगर ऐसे पेरेंट्स जो हैं वो अगर अपने टीचर, अपने बच्चों को आपके संस्था में एडमिशन दिलाना चाहें या यहाँ भेजना चाहें, तो उनके लिए क्या प्रोसेस है, कहाँ आना होगा, क्या फीस स्ट्रक्चर है, ये सब कुछ आप अगर बता दें। जी, तो सबसे पहली बात कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे पहली बार बच्चा आना चाहता है तो हमारा जो क्लिनिक का सर्विस है, जो कि पहली बार हम बच्चे को यहाँ पे लेते हैं, अगर वो मतलब 0 to 5 ईयर्स में आता हो, 5 to 10 ईयर्स में आता हो, या जो भी एज रेंज होती है उसकी, उसको हम लोग क्लिनिक की सर्विस में लेते हैं पहले। उसमें उस बच्चे का असेसमेंट डायग्नोसिस होता है जो कि बालाजी रिहैबिलिटेशन क्लिनिक नाम से है। तो उसमें आपका असेसमेंट होती है, डायग्नोसिस होती है, और बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग उनके पेरेंट्स को गाइड किया जाता है, और उसके बाद जो सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल हैं उनके बारे में उनको बताया जाता है। अगर उनका बच्चा इस क्राइटेरिया में आता है कि यहाँ पे उसको सर्विस मिल सकती है तो उसको जो है यहाँ पे एकोमोडेट किया जाता है, जिसमें कि हमारी 2 तरह की सर्विस है। जैसे एक तो मैंने बताया कि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जो कि संस्था की तरफ से चलता है, और एक हम लोगों का अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है जो 12 साल से छोटे बच्चे, अर्ली इंटरवेंशन एक्चुअल में 7 साल तक का मैक्सिमम रहता है, बट हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं उसमें कई कैटेगरीज होती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है, कोई ऑटिज़म का है, किसी को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, अति क्रियाशीलता जिसको बोलते हैं, अति गतिशीलता वगैरह, तो ऐसा कुछ है। या फिर कुछ बच्चे होते हैं जो मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं छोटी उम्र से ही, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ बड़े लोग आते हैं जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, या कुछ अपनी कमज़ोरियों के कारण, जैसे मान लीजिए परिवार में उनको बहुत ज़्यादा कुंठित कर दिया गया तो फ्रस्ट्रेशन में आ गए वो और डिप्रेशन में चले गए, तो ऐसे भी लोग आते हैं हमारे पास। तो उनमें से कौन किस कैटेगरी में आता है उसके हिसाब से हम लोग जो है उनके लिए इंटरवेंशन प्लान करते हैं। अब जो इंटरवेंशन प्लान करते हैं उसमें जो अर्ली इंटरवेंशन का पार्ट है वो 12 से कम उम्र के बच्चों को, क्योंकि दिव्यांग हैं तो कहीं ना कहीं से अलग चीज़ों में भी उनका परेशानी है, तो उसको हम अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम या फिर इंडिविजुअल थेरेपी भी प्लान करते हैं हम लोग, तो उसमें लेने का प्रयास करते हैं। उसके बाद आता है हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। वोकेशनल ट्रेनिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि 13 से ऊपर के बच्चे रहते हैं, तो उसमें पूर्व व्यावसायिक और व्यावसायिक शिक्षण 2 पार्ट में वो भी रहता है। अब इसमें आपका जो छोटे बच्चों का पार्ट है उसमें यह है कि माता पिता को भी हम लोग को पूरी तरह से गाइड करना है, वोकेशनल में करना है, लेकिन फिर भी वो सेकेंडरी होता है। यहाँ पे क्या है, माता पिता फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं हमारे अर्ली इंटरवेंशन या छोटे बच्चों के। तो कुछ टाइम के लिए रहेंगे माता पिता, ज़्यादा टाइम के लिए? बिल्कुल, हमारे पास आता है बच्चा 1 घंटे का, 2 घंटे का या 3 घंटे का इंटरवेंशन प्लान होता है। उसके बाद फिर माता पिता के पास जाना है बच्चे को, और कहीं ना कहीं से माता और पिता दोनों लोग अगर सहयोग करते हैं बच्चे के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। और जिन बच्चों के लिए हम कहते हैं कि 3 महीने से पहले हम बात नहीं करेंगे, 1 महीने बाद से जो है उनके माता पिता खुद बताने लगते हैं, मैम ये कर रहा था, अच्छा डॉक्टर साहब ये कर रहा था बच्चा, आज जो है आपने कहा था ना कि ये ऐसा करने लगेगा, आज ये कर रहा था।
तो इस तरह का पहले से ही बता देते सही है। हम एक्चुअल में हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो 3 महीने तक हम कहते हैं कि हमसे आप कुछ मत पूछिएगा, अगर ये आपको मंजूर हो तभी हम बच्चे को लेंगे। उसका कारण ये है, हाँ, क्योंकि ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है। अब स्लो प्रोसेस में माता पिता का सहयोग कितना है, उसके साथ में उसके आसपास का वातावरण कैसा है। अब माता पिता तो मान लीजिए अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर वो वर्किंग हैं, काम करने वाले हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं तो नहीं कर सकते। तो अगर घर में रहने वाले दादी नानी जो भी हैं या भाई बहन हैं, वो अगर सहयोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है, बहुत अच्छा। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या कुछ है? फ़ीस स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो बालाजी रिहैबिलिटेशन क्लिनिक की जो सर्विसेज होती हैं उनमें वो एक तरह से आप कहिए कि ये डॉक्टर नीला का जीविकोपार्जन का साधन है। चूँकि डॉक्टर नीला एक समाज सेविका के रूप में संस्था से जुड़ी हुई हैं, इसलिए ऐसे बच्चों के लिए भी सुविधा है जो कि नहीं पेमेंट कर सकते हैं, तो उनसे मिनिमम पेमेंट लेकर के पर सेशन चार्ज उनका जो है बहुत मिनिमम रख करके किया जाता है। मुझे लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे बोलना नहीं चाहिए फ़ीस कितनी होती है। आप अगर कहेंगे तो मैं बता दूंगी, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन और लोगों से कुछ अलग नहीं है। वहाँ से आपको 10 रुपये कम ही मिलेंगे, यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर लोकेशन की बात करें तो कहाँ पर आना होगा? जो भी पेरेंट्स हैं आपसे संपर्क करने के लिए, आपकी संस्था से संपर्क करने के लिए? जी, यहाँ पे हमारी संस्था से संपर्क करने के लिए आपको, जिसमें कि बालाजी रिहैबिलिटेशन क्लिनिक और मणि मेमोरियल सोसाइटी, अभी एक ही बिल्डिंग में है दोनों चीज़ें। तो यहाँ पे अगर आना है आपको तो आपको सबसे पहले पढ़िया चौराहे पे पहुँचना होगा। उसके बाद वहाँ से आप आएंगे, अख्था चौराहा आपको मिलेगा बाईं तरफ आने पर। कैसे बताऊँ, बाएं दाएं हाँ, तो पहाड़ियाँ से आप अगर बेनीपुर रास्ते पे आएंगे तो अख्था चौराहा पड़ेगा। अख्था चौराहे से आप उषा गेस्ट हाउस की लाइन पे अगर आएंगे तो वहाँ पे एक सती माता का मंदिर है, जो लैंडमार्क के तौर पे बताना मैं ज़्यादा पसंद करूँगी। तो सती माता मंदिर के बिल्कुल सामने आपको दिखेगा, जैसा कि आज आपने आते हुए देखा होगा। तो एक आखिरी संदेश के साथ, यस मैम। तो कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली है ऐसे बच्चों को संभालने? नो मैम। नहीं। तो फिर कैसे आपके अंदर इतनी अच्छी स्किल आई कि आप इस तरह के बच्चों को संभाल पा रहे हैं? मैम मैंने बीटीसी किया है, उसमें मैंने ट्रेनिंग किया हुआ है गवर्नमेंट स्कूलों में। अच्छा, एक टीचर देखिए वो भी हैं जो कि एक बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश जी, किस तरह की क्लासेस आप दे रहे हैं? मैम आर्ट एंड क्राफ्ट के, जैसे कि वेस्टर्न मटेरियल को हम लोग इन्हांस करते बनाते हैं। जैसे कि ये फ्लावर पॉट है जो इसको ये कलर करते हैं और इसको निखारते हैं बनाने के लिए। तो इस तरह के बच्चे सीख जाते हैं आसानी से? हाँ, सीख जाते हैं। थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं ब्रश वगैरह पकड़ने में या कलर करने में, तो उसे बताना पड़ता है ऐसे करना है वैसे करना है। ठीक है, तो जैसे देखिए कि ये एक बच्चे हैं, जैसे कि ये देखिए निडल से जो है वो मोतियों को पिरो रहे हैं। दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो कि देखिए इस तरह के पॉट्स तैयार कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो देखिए बैग तैयार कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल स्टूडेंट्स जो हैं वो उनसे थोड़े अलग हैं। ये जो है भले दिमागी संतुलन इनका थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पर ऐसे टीचर्स हैं जो कि उनको पूरी तरीके से ट्रेन कर रहे हैं। उनकी एक्टिविटीज़ की पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जैसे देखिए कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके गेम्स को लेकर के भी यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है। क्या नाम है इनका? सिद्धांत। ये भी उसी स्टूडेंट्स के कैटेगरी में है? ये चाइल्ड विद ऑटिज़म है और ADHD भी है इनको, जिसके लिए कि इनको अर्ली इंटरवेंशन प्लान में ओवरऑल थेरेपेटिक इंटरवेंशन दिया जा रहा है। कितने दिनों से आ रहे हैं? ये हमारे पास अभी 3 महीने से आ रहा है। पेरेंट्स हैं? हाँ, ये मदर है। थोड़ा पेरेंट्स से भी बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्षा मिश्रा है। वर्षा, आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम? बच्चे को मेरे ऑटिज़म और ADHD भी है, थोड़ा हाइपर भी है। तो यहाँ पर आप ट्रेनिंग के लिए बच्चे को लाते हैं? जी जी। रोज लेकर के आते हैं? हाँ हाँ। कितना टाइम यहाँ पर देते हैं बच्चे? बच्चे को हम लोग लाते हैं यहाँ पे 1 घंटे के लिए। अच्छा, और 1 घंटा आप इनका टाइम यहाँ पर आप इनके साथ रहते हैं? इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कुछ? जी जी जी। यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में आने पर इम्प्रूवमेंट? हाँ हाँ। किस तरह का इम्प्रूवमेंट हुआ? जैसे कि आप पहले बहुत हाइपर था, इतना मतलब चंचल, चारों तरफ रनिंग पे रहना, एक जगह बैठना नहीं, चीज़ों को समझना नहीं, अपने नाम पे भी रिएक्ट नहीं करता था। लेकिन अब चीज़ें इम्प्रूवमेंट में है। ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जहाँ पर हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं कि कितनी मुश्किलों से वो गुजर रहे हैं। कितना आजकल के दौर में जैसे कहा जाता है ना कि नॉर्मल है, नॉर्मल होना कितनी बड़ी बात है, ये इस रिपोर्ट में आज आपको देखने को मिलेगा।
आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहें जय देश के साथ। मैं हूँ खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।